हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु। प्रोफेसर अस्मित कौर हियर। तो इससे पहले वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मीनिंग को कवर किया, पर्पस को कवर किया और हमने देखे क्या कंटेंट्स होते हैं उसके। ठीक है, तो उसके लिए वो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी, तो कंटेंट्स आपको सारे याद होंगे। तो इसके अंदर हम डिटेल में करेंगे कि मेमोरेंडम के कंटेंट्स क्या कहते हैं। तो कंटेंट में सबसे पहला कंटेंट कौन सा आता है? NRI। NRI याद है ना? NRI ओ लला कैन। तो N स्टैंड्स फॉर नेम क्लॉज। सेक्शन सीक्वेंस वाइज है ऑलमोस्ट, तो सेक्शन 4(1)A। नेम क्लॉज क्या कहता है? देखो, कंपनी एक लीगल पर्सन होती है तो उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है होनी चाहिए। नेम टू एस्टैब्लिश इट्स आइडेंटिटी। हम कहते हैं वो एक लीगल पर्सन है और उसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, तो उसका कोई नाम होना चाहिए जो उसको डिपिक्ट करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल 8 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014, जो भी नेम आपने प्रपोज किया है अपनी कंपनी के लिए वो अनडिजायरेबल हो सकता है अगर इफ इट इज आइडेंटिकल विद और टू नियरली रिजेंबलिंग, या तो वो बिल्कुल ही सेम है या रिजेंबल करता है किसके साथ? किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ। ठीक है, या फिर कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो उसके साथ अगर आपका मैच करता है तो वो अनडिजायरेबल होगा। या फिर कोई ऐसा ट्रेडमार्क जिसकी एप्लीकेशन ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के लिए आरओसी के पास गई हुई है, तब भी आपका क्या माना जाएगा? अनडिजायरेबल माना जाएगा ऑफ एनी अदर पर्सन अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999। तो ट्रेडमार्क एक्ट अंडर 1999 के अंदर अगर कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है या एप्लीकेशन गई हुई है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो अगर आपकी कंपनी का नेम उससे मिलता है तो वो अनडिजायरेबल होगा। ठीक है, फिर कहते हैं इफ इट अट्रैक्ट्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट 1950। एम्बलम्स एंड नेम एक्ट 1950 जिसके अंदर प्रिवेंशन और इम्प्रॉपर यूज की बात करी गई है। तो अगर आपका नेम कोई ऐसा नेम है जो इसके प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 को अट्रैक्ट करता है इस एक्ट की, तो वो भी नेम अनडिजायरेबल होगा। और क्या है? इट इंक्लूड्स एनी वर्ड और वर्ड्स विच आर ऑफेंसिव, मतलब कोई ऐसा वर्ड आपने यूज कर दिया जो कि ऑफेंसिव है टू एनी सेक्शन ऑफ द पीपल, तो आपकी कंपनी का नेम जो है वो क्या नहीं होगा? अप्रूव नहीं होगा, वो अनडिजायरेबल माना जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं कहाँ कहाँ पे आपने वर्ड यूज करना है? लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड या फिर वन पर्सन कंपनी। तो आपको वैसे पता ही है पब्लिक कंपनी के पीछे हम वर्ड यूज करते हैं लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड, और वन पर्सन कंपनी के पीछे यूज करना होता है वन पर्सन कंपनी। ऑल्दो कहते हैं कि कंपनी वर्ड जो है ना, कंपनी वर्ड वो यूज करो चाहे ना करो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, वो कंपनी जिसकी लाइबिलिटीज आर नॉट लिमिटेड, तो वो वर्ड लिमिटेड यूज कर ही नहीं सकती। ठीक है, लिमिटेड वर्ड उसी ने यूज करना है जिसकी लाइबिलिटीज लिमिटेड है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई लिमिटेड कंपनी वर्ड यूज करना भूल जाती है, लिमिटेड वर्ड यूज करना भूल जाती है, तो क्या होगा? बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इस बात का, मोस्ट सीरियस। और इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर? ऑफिसर्स के ऊपर। वो ऑफिसर्स जिन्होंने प्रपोर्टेड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, जो ऑफिसर्स कंपनी के बिहाफ पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, और वर्ड लिमिटेड यूज नहीं किया, और कंपनी क्या है? लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड, तो वो बंदे जो है ना वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे उस चीज के लिए। देखो लिखा है ना, द कॉन्ट्रैक्ट कुड बी बाइंडिंग पर्सनली अपॉन दोज, तो वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे उस चीज के लिए। अब नेम क्लॉज के अंदर एक और चीज आती है, कब हम वर्ड लिमिटेड जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। कब ड्रॉप कर सकते हैं? इन केस ऑफ चैरिटेबल कंपनी। वो कंपनी क्या कर रही है? वो प्रमोट कर रही है आर्ट को, साइंस को, रिलीजन को। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रही है? विच डू नॉट प्रपोज टू पे डिविडेंड, वो डिविडेंड नहीं पे करती। वो चैरिटेबल कंपनी जो डिविडेंड पे नहीं करती और वो आर्ट, साइंस और रिलीजन को प्रमोट करती है, और फिर वो अपने प्रॉफिट्स क्या करती है? वो अपने प्रॉफिट्स अप्लाई ऑल इट्स प्रॉफिट्स टुवर्ड्स द वर्किंग ऑफ द कंपनी, सारे प्रॉफिट्स अपनी कंपनी में ही लगा देती है। वो इस तरह की कंपनी जो है वो विदाउट द वर्ड लिमिटेड अपने आप को रजिस्टर करवा सकती है। ठीक है, कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट द वर्ड लिमिटेड। और अंडर लाइसेंस ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 8,
वो अपने आप को रजिस्टर तो करवा सकती है, लेकिन उसके पास लाइसेंस होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट करा है अंडर सेक्शन 8। क्लियर हो गया? ये था हमारा फर्स्ट क्लॉज, नेम क्लॉज। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, सेक्शन 4(1)(b। इसके अंदर कहते हैं, ये क्लॉज हमें बताता है कि जो मतलब हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है वो किस स्टेट में सिचुएट किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है ना, वो एक परमानेंट एड्रेस होता है कंपनी का। तो ये क्लॉज कहता है नेम ऑफ द स्टेट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू सिचुएट। ठीक है, such office must be in existence on or from the 15th day of its incorporation। आज अगर हमने इनकॉर्पोरेशन करवा ली तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, या फिर 15वें दिन के ऊपर ऑन द 15th डे वो जो है एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इसके अंदर सेक्शन 12 हमें क्या बता रहा है? कहता है नोटिस ऑफ सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड एवरी चेंज, मतलब आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का एक तो नोटिस भी देना है, और अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है मस्ट बी गिवन टू द रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर अंदर आपको नोटिस भी देना है अपनी जो रजिस्टर्ड ऑफिस की सिचुएशन, मतलब जहां पे आप सिचुएट कर रहे हो, प्लस उसमें अगर कोई चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस मैंने आपको पहले ही बता दिया परमानेंट एड्रेस होता है या रेजिडेंस होता है कंपनी का। ठीक है, अब जहां पे कहते हैं एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस मस्ट बी स्पेसिफाइड इन कंपनीज लेटर हेड, बिल बुक्स या नोटिसेज या ऑफिशियल पब्लिकेशन जहां पे उसको प्रिंट किया जाता है। ठीक है, तो नेम ऑफ द कंपनी एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस शुड बी पेंटेड और अफिक्स्ड इन अ कंस्पिशियस पोजीशन, मतलब ऐसी जगह पे नेम और एड्रेस, कंपनी का नेम और एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस का ऐसी जगह पे होना चाहिए, लेटर हेड्स के ऊपर, बिल बुक्स के ऊपर, जहां पे वो क्लियरली नजर आए, क्लियर पोजीशन के ऊपर होना चाहिए। और कहाँ पे होना चाहिए? ऑन द आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस और प्लेस इन विच बिजनेस इज कैरिड आउट, हर एक ऑफिस के बाहर। ठीक है, हर एक वो जगह के ऊपर नेम और एड्रेस क्लियर होना चाहिए जहां पे बिजनेस कैरी ऑन किया जा रहा है। क्लियर हो गया? अगर इस चीज को पूरा करने में कोई डिफॉल्ट हो जाता है, इफ डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद दीज रिक्वायरमेंट्स, तो कंपनी और हर एक वो बंदा, हर एक ऑफिसर शैल बी पनिशेबल विद, यहाँ तो उनको फाइन लगेगा अप टू ₹1000, और ये जो 1000 का फाइन है वो तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, लेकिन ये जो अमाउंट है वो 1 लाख से एक्सीड नहीं कर सकती, ज्यादा से ज्यादा उनको 1 लाख तक का ही फाइन लगेगा। क्लियर हो गया सब? ये था हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। अब हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, सेक्शन 4(1)(c। अब कहते हैं कि मेमोरेंडम के अंदर ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये बताना बहुत जरूरी है कि किस कारण या किस ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है। ठीक है, और मैटर्स कंसिडर्ड नेसेसरी इन फर्दरेंस देयरऑफ, और उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए फर्दर क्या क्या मैटर्स जो हैं वो डिस्कस हो सकते हैं या वो नेसेसरी हैं आगे बढ़ने के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट क्लॉज हमें बताता है। और कहते हैं ओनली ऑब्वियस रिस्ट्रिक्शन क्या होगी ऑब्जेक्ट क्लॉज के ऊपर। अब हमने पढ़ा है ना लॉ में, हमें पता ही कि ऑब्जेक्ट कैसा नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं सेट करना जो लॉ के अगेंस्ट हो, या फिर जो कंपनीज एक्ट की प्रोविजन के अगेंस्ट हो, या फिर वो इलीगल हो, इमोरल हो, अपोज टू द पब्लिक प्रॉपर्टी हो। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट आपने सेट नहीं करना, लेकिन आपकी कंपनी किस ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है वो मेमोरेंडम में बतानी है। क्यों बतानी है? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लोज है जो वो दो सर्विसेज को पूरा करता है। दो कारण होते हैं उसके। पहला कि अगर ऑब्जेक्ट लिखा होगा, ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, तो जो सब्सक्राइबर होंगे ना, तो उन्हें पता चल जाएगा कि हमारी मनी कहाँ पे यूज की जाएगी, इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कितनी ग्रोथ ये करना चाहती है। और दूसरा कारण होता है क्रेडिटर्स की प्रोटेक्शन के लिए भी, क्योंकि क्रेडिटर्स को पता होगा लिमिटेशंस और बाउंड्रीज के बारे में कि इससे बियॉन्ड तो कंपनी जो है वो अपनी कैपिटल स्पेंड नहीं कर सकती, तो उनको क्लैरिटी होगी कि हम सेफ हैं, क्रेडिटर्स आर सेफ। क्लियर हो गया? तो दो लोगों के लिए मेमोरेंडम के अंदर ऑब्जेक्ट क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस किस के लिए? सब्सक्राइबर्स के लिए एंड क्रेडिटर्स के लिए। वेरी गुड। अब आ जाता है हमारा लाइबिलिटी क्लॉज, सेक्शन 4(1)(d। ये हमने पहले भी कवर किया है। लाइबिलिटी दो तरह की हो सकती है, लिमिटेड हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है। लिमिटेड में
यू हैव टू पे एज मच एज यू हैव एग्रीड टू पे, जितना आप राजी हो पे करने के लिए। लेकिन अनलिमिटेड में वो सब कुछ आपको पे करना पड़ता है जितना भी आपके पास है। लिमिटेड में भी। अच्छा, और ये बात मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखनी जरूरी है। क्लियर। और जो लिमिटेड लाइबिलिटी है वो दो तरह की होती है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर में होता है कि मान लो मैंने 10 रुपीज का शेयर परचेज करा है, मैंने 5 रुपीज ऑलरेडी पे कर दिए, तो अगर कंपनी जो है वो लिक्विडेट हो रही है तो वो मेरे से सिर्फ बचे हुए 5 रुपए ही डिमांड कर सकती है, क्योंकि मैंने लिमिटेड बाय शेयर्स करी अपनी लाइबिलिटी, तो जितनी शेयर की अमाउंट होगी वही तक मेरी लाइबिलिटी है। और लिमिटेड बाय गारंटी होता है जहां तक पर्सन ने खुद एग्री किया है, मैंने खुद नहीं बोल दिया कि अगर कंपनी आपकी वाउंड अप होती है तो मैं 50,000 की गारंटी देती हूँ, तो वाउंड अप के टाइम पे अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो जितने की मैंने गारंटी ली है, मैंने 50,000 की गारंटी ली है तो मैं 50,000 पे करूंगी। ठीक है, तो ये सब कुछ, ये सारी चीजें मेंशन करनी जरूरी है इन द मेमोरेंडम। फिर आ जाता है कैपिटल क्लॉज, सेक्शन 4(1)(e), कैपिटल क्लॉज। अगर कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है, तो वहां पे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताना जरूरी है कि कितनी ऑथोराइज्ड और नॉमिनल शेयर कैपिटल है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर्स कौन कौन से आप इशू करोगे, उनकी नॉमिनल वैल्यू क्या होगी, और जो उसकी प्रोविजंस है ना, प्रोविजंस एज टू द नेचर ऑफ दी शेयर्स, वो प्रॉपरली किस में बतानी होती है, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बतानी होती है। मेमोरेंडम में आपने सिर्फ इतना लिखना होता है कि ऑथोराइज्ड या नॉमिनल कैपिटल कितनी है और कितने तरह के शेयर्स हैं और उनकी नॉमिनल वैल्यू क्या होगी। ठीक है। अच्छा, डिबेंचर्स आपको पता है क्या होते हैं, राइट? डिबेंचर्स के ऊपर अगर हम मनी को बोरो करते हैं तो वो डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ अ कंपनी, उसको कैपिटल में इंक्लूड नहीं करना। तो बेसिक सी बात है कि जो डिबेंचर्स हैं उनको कैपिटल में इंक्लूड नहीं करना होता। अब क्या कहते हैं कि अगर कंपनी पब्लिश करती है अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल को इन एनी नोटिस, इन एनी एडवर्टीजमेंट, ऑफिशियल पब्लिकेशन, बिल और लेटर हेड, तो उसके अगेंस्ट उसको साथ साथ ये भी बताना है कि उतनी ऑथोराइज्ड कैपिटल में से कितनी सब्सक्राइब हो चुकी है और कितनी पेड अप हो चुकी है। ये चीजें आपको सारी क्लियर है? ऑथोराइज्ड कैपिटल होती क्या है कि जितनी अमाउंट अपनी एंटायर लाइफ में एक कंपनी पब्लिक से रेज कर सकती है वो ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है। तो कहते हैं जहां पे वो अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल मेंशन कर रही है उसके साथ साथ ये भी बताए कि इसमें से कितनी सब्सक्राइब हो चुकी है और कितनी पेड अप लोगों ने पे कर दी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज्ड कैपिटल को देख के जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो ट्रू डिसीजन नहीं होगा, वो मिसलीड करेगा टू बिलीव दैट द कंपनी इज बिग, ऑल्दो कंपनी छोटी भी हो सकती है। क्लियर? तो ये तीनों चीजें बतानी है, ऑथोराइज्ड कैपिटल, उसके साथ साथ कितनी सब्सक्राइब हो गई और उसके साथ साथ कितनी पेड अप हो गई। ठीक है। फिर हमारे पास आ गया एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सेक्शन 13(4)(f). अब ध्यान रखना, पीछे हमने 4 से कर रहे थे, अब ये एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज 13 है, 13। ठीक है। This clause provides that those who have agreed to subscribe to the memorandum must signify their willingness to associate and form a company. जिन लोगों ने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया है वो अपनी विलिंगनेस बताए कि वो बिल्कुल विलिंगली एसोसिएट कर रहे हैं और कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, फिर वो अपनी विलिंगनेस बताएंगे कैसे? कैसे बताएंगे? हैज टू बी साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर। मेमोरेंडम के ऊपर सिग्नेचर करने पड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस, जो उसके सिग्नेचर को अटेस्ट करेगा। लेकिन जितने भी सब्सक्राइबर है ना उनके लिए एक विटनेस भी काफी है, मतलब सिर्फ एक विटनेस, एक आउटसाइडर सारे सब्सक्राइबर्स का विटनेस बन सकता है, लेकिन एक सब्सक्राइबर दूसरे सब्सक्राइबर का विटनेस नहीं बन सकता। ठीक है। फिर आ गया ईच सब्सक्राइबर मस्ट राइट ऑपोजिट हिज नेम। जैसे मैंने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया, मैंने अपना नाम लिखा, सिग्नेचर लिखे, सिग्नेचर किए, और उसी के साथ मुझे मेंशन करना है कि मैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स ले रही हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स ही शैल टेक। नो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शैल टेक लेस देन 1 शेयर। कम से कम एक शेयर तो आपको लेना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? लास्ट हमारे पास आता है नॉमिनेशन और सक्सेशन क्लॉज इन केस ऑफ ओपीसी। अब 1 पर्सन कंपनी का मतलब आपको पता है, तो उसके अंदर कहते 7th क्लॉज कहता है कि जो 1 पर्सन कंपनी है
तो उसके अंदर नॉमिनी का नेम देना बहुत जरूरी है इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर। अब जो नॉमिनी बनेगा या जो नॉमिनी है उसका प्रायर कंसेंट लेना भी जरूरी है। वो प्रायर रिटन कंसेंट किस किस फॉर्म के अंदर लिया जाता है, आईएनसी फॉर्म नंबर 3। ठीक है, फिर अब जो 1% कंपनी का सब्सक्राइबर है, ठीक है, सब्सक्राइबर क्या करेगा, एक तो जो रिटन कंसेंट दिया नॉमिने इन फॉर्म नंबर 3, उसके साथ साथ नॉमिनेशन का फॉर्म भी अटैच करेगा फॉर्म नंबर 2। और ये दोनों चीजें वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट करवाएगा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ दी ओपीसी। उसके साथ साथ वो क्या देगा, अपनी 1% कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये थे आपके कंप्लीट कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम। तो किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल सॉल्व दैट। तो जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।